हम यहाँ से एक न्यू प्रोजेक्ट बनाने लगे, इसको मैं क्लोज कर नज़र आ रहा था दूसरा आपको थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस में जैसे हम एक न्यू प्रोजेक्ट बना रहे हैं और इसका नाम हम रख लेते हैं फाइल्स आयो। इनपुट आउटपुट आपने फाइल से पढ़ करना है, दोनों तरह की फाइल्स जो है वो हम देख लेंगे, टेक्स्ट फाइल्स भी बाइनरी फाइल्स। हमारे पास एक फॉर्म आ गया, मैं यहाँ पर एक बटन लगा रहा हूँ फॉर्म के ऊपर, और ये बटन क्या काम करेगा कि डाटा को इस बटन के ऊपर हम कोड करेंगे कि हमारी एक फ़ाइल बने और उस फाइल के अंदर हमारा डाटा जो है वो राइट हो जाए। और डाटा राइट करने के लिए हम जो है अभी फ़िलहाल पहले मेथड यूज़ करेंगे जिसमें हमने टेक्स्ट फॉर्मेट में डाटा को रीड या राइट करना है। आप बाइनरी फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, दोनों हम करेंगे। कोर्स में भी आपके दोनों ही हैं, तो पहले हम टेक्स्ट फॉर्मेट को देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम बाइनरी फॉर्मेट को देख लेते हैं। इसको ये जो पोर्शन हम कर रहे हैं इसको हम फाइल हैंडलिंग भी कहते हैं। फाइल हैंडलिंग क्यों यूज़ की जाती है, बड़ा कोई पता है आप लोगों को? क्या इसका एडवांटेज है इसको यूज़ करने का? फाइल्स क्यों बनाई जाती हैं? हाँ, ऐसे सपोज मैंने यहाँ पर कोई एक स्टूडेंट का फॉर्म बनाया हुआ है, इसमें हम स्टूडेंट से उसका रोल नंबर ले रहे हैं, नेम ले रहे हैं, फादर्स नेम, उसका एड्रेस वगैरह ले रहे हैं। बटन पर हम क्लिक करते हैं, वो मैसेज बॉक्स में सारा कुछ डिस्प्ले हो जाता है। इसके साथ साथ अगर मैं चाहूँ कि वो सारे का सारा डाटा हमारी फाइल के अंदर जाकर स्टोर हो जाए, ठीक है, तो हम ऐसा क्यों चाहेंगे? बोला क्या रीज़न है वो? क्या वो मैसेज बॉक्स के अंदर जस्ट डिस्प्ले कर देना सफिशिएंट नहीं है, काफ़ी नहीं है? हाँ, ये हमारे पास यकीनन एक फिर फैसिलिटी आ जाती है, ये ऑप्शन हमारे पास आ जाती है। हाँ, ये भी कहा जा सकता है किसी हद तक। ज़्यादा बेहतर यही है कि देखो जब हम कोई वेरिएबल्स वगैरह हम अपने प्रोग्राम में लेते हैं और उनको हम कोई वैल्यूज असाइन करवाते हैं, तो वो वेरिएबल्स हमारे होते हैं टेम्परेरी, वो होते हैं रैम के अंदर टेम्परेरी होते हैं। जब तक आपकी एप्लीकेशन चल रही है उनके अंदर डाटा मौजूद रहता है। जैसे आपकी एप्लीकेशन जो है वो ख़त्म होती है, क्लोज होती है, वो वेरिएबल्स भी आपके सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और जो कुछ डाटा होता है उनके अंदर वो भी सारे का सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि हम अपने डाटा को किसी परसिस्टेंट स्टोरेज के ऊपर हम अपनी, तो जैसे हार्ड डिस्क है या किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर हम अपने डाटा को स्टोर कर दें, ताकि बाद में जब कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आपसे ओपन करके आप जो है वो उसको उसके अंदर कोई एडिटिंग वगैरह करना चाह रहे हैं या कोई भी मैनिपुलेशन करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। अब ये मैंने एक बटन बनाया और इसका सपोज हम इसका टेक्स्ट और नेम वगैरह हम चेंज कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैं कर रहा हूँ इसका नाम, इसका टेक्स्ट मैंने कर दिया टेक्स्ट फाइल, और इसका नेम भी हम चेंज कर देते हैं। इसका नेम हम कर देते हैं BGM मीडिया टेक्स्ट फाइल। उसके ऊपर हम डबल क्लिक करके हम इसके इवेंट हैंडलर में आ गए और अब हमें फाइल्स के ऊपर जब भी काम करना है, एक तो हमें उसके लिए एक नेम स्पेस जो है वो हमें ऊपर यूज़ करनी पड़ती है, उसको हम ऊपर इंक्लूड कराएंगे और वो नेम स्पेस है हमारे पास यूजिंग सिस्टम डॉट आईओ नेम स्पेस इनपुट आउटपुट के लिए। ये नॉर्मली ये नेम स्पेस ऊपर इंक्लूड नहीं होती। नेम स्पेस होती है क्या, हमने बात की है नेम स्पेस। पूरा अलग-अलग स्कोप सिस्टम। Namespace is basically collection of related classes। ये बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट है जो जावा में पैकेज का होगा। आपने जावा पढ़ी होगी, रूट पढ़ी होगी,
जावा's पैकेज। जावा के अंदर हम उसको नाम पैकेज का दे देते हैं और यहाँ पर हम नाम उसको नेम स्पेस का दे देते हैं और इनमें रिलेटेड जो है वो हमारे पास क्लासेस होती हैं। यानी कि अभी हमारे पास नेम स्पेस जो आयो नेम स्पेस है, बेसिकली इस आयो नेम स्पेस के अंदर आपके पास इनपुट आउटपुट से रिलेटेड क्लासेस, इनपुट आउटपुट से रिलेटेड, तो अब हमें इसे यूज़ करना होगा, इसलिए फिर मैंने नेम स्पेस के ऊपर इंक्लूड कराया। अब यहाँ पर हम सबसे पहले काम ये करेंगे कि एक फाइल स्ट्रीम का हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। फाइल स्ट्रीम्स का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पहले होगा, आप लोगों ने उनके अंदर स्ट्रीम्स पढ़ी होंगी, उनके ऊपर काम किया होगा, फाइल हैंडलिंग वहाँ भी की होगी आपको। स्ट्रीम्स बेसिकली आपके पास कुछ ऐसी क्लासेस हैं जो आपको इनपुट आउटपुट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं और ये स्ट्रीम्स जो हैं ये कनेक्टेड होती हैं हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ। जैसे जो फाइल स्ट्रीम जो है उसको आप कनेक्ट कर लेंगे किसी फाइल के साथ और उस फाइल के ऊपर फिर आपने रीडिंग या राइटिंग का जो ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है वो फिर आप कर सकेंगे। तो स्ट्रीम्स जो हैं वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड होती हैं। हमने इनपुट डिवाइस से जो डाटा लेना है वो स्ट्रीम के थ्रू ले लेंगे, वो इनपुट डिवाइस स्ट्रीम के साथ कनेक्ट है, हमारी एप्लीकेशन स्ट्रीम के साथ कनेक्ट है। ये पाइप्स की तरह आप समझ लोगे हैं, ठीक है। जैसे कीबोर्ड है वो एक पाइप के साथ कनेक्ट है, वो आपके पास एक इनपुट स्ट्रीम है और वो पाइप जो है वो हम अपनी एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट कर लेंगे। तो अब इस तरह से क्या होगा कि हम स्ट्रीम के थ्रू कीबोर्ड से डाटा रीड कर लेंगे। इसी तरह से अगर आपने आउटपुट को डाटा करवाना है, अब वो डाटा आप आउटपुट करवाना चाह रहे हैं, किसी फाइल के अंदर कोई डाटा राइट करना है आपने तो आउटपुट हो जाएगी। आपने नेटवर्क के ऊपर कोई डाटा भेजना है, यानी कि आपने कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाई है जो दो कंप्यूटर्स के बीच कोई चैटिंग की कोई एप्लीकेशन चलाती है कि भाई आपने वायर के साथ दो कंप्यूटर कनेक्ट कर दिए, यहाँ से आप मैसेज सेंड कर रहे हैं, दूसरे के पास जा रहा है, वहाँ से जो मैसेज सेंड कर रहा है वो आपके पास आ रहा है। अब यहाँ पर भी आप क्या काम करेंगे, यहाँ पर भी आपने डाटा सेंड या रिसीव करने के लिए स्ट्रीम्स को आपको यूज़ करना होगा। आप अपना डाटा भेज देंगे स्ट्रीम के ऊपर, स्ट्रीम जो है वो आपके पास नेटवर्क सॉकेट के साथ कनेक्ट होगी, वो डाटा नेटवर्क सॉकेट पे चला जाएगा, सॉकेट से आगे वो दूसरे सिस्टम तक चला जाएगा, वहाँ पे आगे एक और स्ट्रीम लगी हुई होगी, वो उस डाटा को रिसीव करेगी और रिसीव करने के बाद वो स्ट्रीम जो है एप्लीकेशन को डाटा प्रोवाइड कर देगी। तो ये स्ट्रीम्स बेसिकली जस्ट लाइक पाइप्स होते हैं और जिस तरह से आप एक पाइप को दूसरे पाइप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं उस तरह से आप एक स्ट्रीम को दूसरी स्ट्रीम के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फाइल स्ट्रीम बना रहा हूँ और फाइल स्ट्रीम उसका मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, उसका नाम मैंने रखा है fs=न्यू फाइल स्ट्रीम। और फाइल स्ट्रीम जब आपने क्रिएट करनी है तो अब आप यहाँ पर एक फाइल का पाथ देंगे, फाइल का नेम देंगे कि आप उसको किस फाइल के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं, लिंक करना चाह रहे हैं। इसके 15 ओवरलोडेड वर्जन्स यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। हम यहाँ से थर्ड वन जो है इसको हम यूज़ करेंगे, जिसमें हमने एक स्ट्रिंग में फाइल का पाथ देना है और कॉमा लगा के आप फाइल का मोड जो है वो आपने बताना है। तो मैं यहाँ पर फाइल का नेम दे रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको फाइल का पाथ दे रहा हूँ g:// और चलो मैं यहाँ पे फाइल का नाम दे रहा हूँ बेस्ट college.txt टेक्स्ट फाइल मुझे बनाना और कॉमा लगा के हमने फाइल का मोड देना, ठीक है। फाइल मोड डॉट, अब फाइल के डिफरेंट मोड्स हैं, अपेंड मोड है, क्रिएट न्यू, ओपन और क्रिएट, ट्रंकेट। तो आप क्रिएट मोड या क्रिएट न्यू मोड जो है आप यूज़ कर सकते हैं। क्रिएट मोड की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि अगर फाइल आपकी एग्जिस्ट नहीं कर रही, स्पेसिफाइज दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम शुड क्रिएट अ न्यू फाइल क्रिएट होगी। इफ द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट इट विल ओवर रिटर्न। तो फाइल अगर इस नाम से, जिस नाम से मैंने यहाँ पे फाइल नाम मेंशन किया, अगर इस नाम से कोई फाइल होगी तो ओवर राइट हो जाएगी। अगर फाइल नहीं है इस नाम से तो न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। और अगर आप क्रिएट का मेथड यूज़ करेंगे, सॉरी क्रिएट न्यू का मेथड अगर आप यूज़ करेंगे तो अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो क्रिएट हो जाएगी और अगर एग्जिस्ट कर रही होगी तो वो आपको एक्सेप्शन दे देगा, ठीक है। इफ द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट क्रिएट न्यू, यहाँ पे देखो कहता है कि इफ द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड system.io exception इज थ्रोन। अगर ऑलरेडी क्रिएटेड है उस नाम से तो वो क्रिएट न्यू का मेथड जो है या क्रिएट न्यू का मोड जो है वो आपको एक्सेप्शन देगा। और सिंपल क्रिएट का मेथड जो है अगर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो ओवरराइट करेगा और अगर क्रिएटेड नहीं है तो वो क्रिएट कर देगा। तो आप यहाँ से कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी इसका मोड यूज़ किया जा सकता है।
मैंने एक स्ट्रीम बनाई और स्ट्रीम को मैंने एक फाइल के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मैंने उस स्ट्रीम के अंदर डाटा राइट करना है। डाटा राइट करने के लिए आप स्ट्रीम रीडर या स्ट्रीम राइटर जो है वो आप दो क्लासेस यूज़ करेंगे। हमने टेक्स्ट फाइल के अंदर हमने काम करना है, टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर डाटा को रीड या राइट करना है। उसके लिए आपके पास स्ट्रीम रीडर और स्ट्रीम राइटर का जो है वो आपके पास क्लासेस अवेलेबल है। तो पहले मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा स्ट्रीम राइटर, SW में उसका नाम रख रहा हूँ, स्ट्रीम राइटर इक्वल्स टू न्यू स्ट्रीम राइटर। और इस स्ट्रीम को कनेक्ट कर देते हैं हम फाइल स्ट्रीम के साथ, FS के साथ। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्ट्रीम्स जो हैं वो जस्ट लाइक पाइप्स होती हैं, आप एक पाइप को दूसरे पाइप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्ट्रीम राइटर को कनेक्ट कर दिया अपने इस स्ट्रीम के साथ, और ये वाली स्ट्रीम एक फाइल के साथ कनेक्ट है। ये वाली स्ट्रीम मेरे एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट है। मैं अपना डाटा इस स्ट्रीम को प्रोवाइड करूंगा, ये वाली स्ट्रीम इस स्ट्रीम को डाटा प्रोवाइड करेगी, और इस स्ट्रीम में डाटा उस फाइल के अंदर जाके राइट कर देंगे, ठीक है। अब आपने को डाटा राइट करवाना है तो उसके लिए फिर आप यहाँ पर SW, ये जो हमने स्ट्रीम राइटर बनाया है, स्ट्रीम राइटर का आप राइट मेथड जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, राइट या राइट लाइन मेथड, ठीक है। और यहाँ पे आप कुछ भी स्ट्रिंग लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ दिस लेक्चर शोज the demo of file handling, ठीक। ये मैंने एक मैं कह दी कि ये वाली स्ट्रीम जो है, ये वाली एक लाइन जो है वो राइट करो स्ट्रीम के ऊपर, और वो एट द एंड इवेंचुअली वो आपके स्ट्रिंग जो है वो फाइल के अंदर राइट कर दी जाएगी। जब ये स्ट्रिंग राइट हो जाती है तो चलो अभी हम फिलहाल इतना ही रखते हैं इसको, और मैं इसी को आपको कोड को चला के दिखाता हूँ। वैसे भी हमारा कोड मुकम्मल नहीं है, इसमें कुछ प्रॉब्लम भी आ सकता है, आने के चांसेस हैं। मैंने फाइल का नाम बनाया बेस्ट कॉलेज और .txt, इस नाम से डी के अंदर मेरे पास कोई फाइल नहीं होगी, क्योंकि मैंने कभी इस नाम से कोई फाइल नहीं बनाई। ये मेरे पास कुछ फाइल्स बनी हुई हैं, टेक्स्ट फाइल्स हैं, और अगर हम बी को प्रेस करें तो ये बी में ये बफर्ड आया है, एक ये वाली पर ये भी आया, और ये हमारे पास फाइल बेस्ट वाली कोई फाइल नहीं है। तो जस्ट आप एक दफ़ा कंफर्म करा रहा है, ठीक है, डी के अंदर। हम अपनी एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं। मैं इस बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद अभी क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई मैसेज वगैरह नहीं दिया था, तो आपको पता नहीं लग रहा कि राइट हुआ या नहीं। मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ और जाके हम देखते हैं डी के अंदर। डी के अंदर आपके पास ये एक फाइल अब बन गई है बेस्ट कॉलेज के नाम से, और इसको अगर आप ओपन करें तो इसके अंदर अभी कोई डाटा नहीं। यही प्रॉब्लम है एक्चुअली, आप लोगों को दिखाना चाह रहा था। इसके अंदर अभी कोई डाटा नहीं है, हालांकि मैंने उसके अंदर डाटा राइट करने का मैंने कहा था कि डाटा राइट करो, राइट लाइन का मैंने मेथड जो है मैंने यूज़ किया था, लेकिन अभी डाटा राइट नहीं हुआ। सम टाइम ऐसा होता है कि इस मेथड को जब आप यूज़ करते हैं तो वो डाटा आपका सक्सेसफुली राइट हो जाता है, और सम टाइम ऐसा होता है कि नहीं भी होगा, जैसा भी हमने देखा कि नहीं हुआ। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए, कंफर्म बनाने के लिए कि जो कुछ आप राइट करना चाह रहे हैं वो मुकम्मल 100% राइट हो, ये जो हमारे पास स्ट्रीम है SW का जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है फाइल स्ट्रीम राइटर का, इसका एक मेथड होता है फ्लश मेथड। आपने इस फ्लश मेथड को कॉल कर लेना। ये फ्लश मेथड इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि अगर उस स्ट्रीम के अंदर कुछ डाटा मौजूद है तो वो उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा, ठीक है। ये जैसे इसको इंश्योर करने के लिए, कंफर्म करने के लिए, देखो अब मैं इसी को अगर मैं रन करूं और अब अगर हम इस पर क्लिक कर रहे हैं, क्लोज करें और आके देखें यहाँ पर, अभी भी नहीं आ रहा डाटा वाइट, तो साइज़ का मैं चेक कर रहा हूँ, तो साइज़ शो नहीं हो रहा। चलो अब डाटा जो है उसके अंदर हमारे पास राइट हो गया। तो ये फ्लश का मेथड सम टाइम बड़ा यूज़फुल रह जाता है, इसलिए हम इसको राइट के फौरी बाद हम फ्लश लाजमी कर देते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि वो डाटा आपका स्ट्रीम्स के बीच में ही रह जाता है, डेस्टिनेशन जो हमारी फाइल थी वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, या डेस्टिनेशन ज़रूरी नहीं कि फाइल हो। मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि आप ये भी हो सकता है कि अपना कोई डाटा, कोई फाइल, कोई पैकेट जो है वो आप नेटवर्क पे भेज रहे हैं, तो वहाँ पर डेस्टिनेशन नेटवर्क है, तो वहाँ पर भी आप स्ट्रीम को फ्लश कर दें। अच्छा, ये काम करने के बाद आपने एक दो काम और भी करने हैं, और वो काम ये करना है कि सबसे पहले स्ट्रीम्स को आपने क्लोज करना। आपने से क्लोज मेथड कॉल किया और ऊपर आपने जो FS बनाया था फाइल स्ट्रीम, उसको भी आप क्लोज करें। जब भी आप किसी एक्सटर्नल रिसोर्सेज के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जैसे हम यहाँ पर जो
हमने जो एप्लीकेशन बनाई ये फाइल्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो फाइल जो है वो आपके एक्सटर्नल स्टोरेज के अंदर, स्टोरेज डिवाइस के ऊपर पड़ी हुई है, वो एक्सटर्नल रिसोर्स है आपका। तो आप जब भी काम किया करें, एक्सटर्नल रिसोर्सेज के ऊपर काम किया करें, तो फौरी तौर पर काम करने के बाद उन रिसोर्सेज को रिलीज़ किया करें, उन रिसोर्सेज को फ्री करवा लिया करें, और वो होगा उनको क्लोज करने से। और एक चीज़ और भी कि जब भी आप एक्सटर्नल रिसोर्सेज पे काम किया करें तो इसको लाजमी तौर पर आप ट्राई कैच ब्लॉक में लिखा करें, ठीक है। अदरवाइज अभी चल तो रहा है वो कोड, तो इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन बेटर अप्रोच यही है कि आप इसको ट्राई कैच ब्लॉक में रखें, क्योंकि कोई पता नहीं कि एक्सटर्नल रिसोर्सेज जिनके ऊपर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं, हो सकता है वो आप एक्सटर्नल रिसोर्सेज अवेलेबल ही ना हो। जैसे आपने कहा कि डी में एक फाइल क्रिएट करो, हो सकता है आपकी डी ड्राइव राइट प्रोटेक्टेड हो, उसमें आप डाटा राइट ही नहीं कर सकते, तो जाहिर सी बात है फिर एक्सेप्शन आएगा। या डी में जहाँ पर आपने फाइल को क्रिएट करने की आपको उसको कमांड दी है या कहा है, वहाँ पे स्पेस ही नहीं है, फिर एक्सेप्शन अकर हो जाएगा। तो इस तरह से मुख्तलिफ रीजंस हो सकती हैं, तो इसलिए हम ट्राई कैच ब्लॉक को जो है वो लाजमी तौर पर प्रेफर करेंगे कि आपने इसको यूज़ करना है। और यहाँ पर आप कुछ भी मैसेज वगैरह जो है वो आप दे दें, और यहाँ पर हम exp.message जो है वो शो करें, और ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर आप ये क्लोज वाला काम फाइनली में जाकर करें। इसको यहाँ से कट कर, ठीक है, वो स्ट्रेंज वगैरह हमारे कट जाएँ, क्लोज हो जाएंगी। अच्छा, ये फाइनली में यहाँ पे अवेलेबल नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने इसको ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर कराया ना, या तो अगर मैं ऊपर डिक्लेयर करा लेता ये, तो फिर यहाँ पर ये अवेलेबल हो जाते। तो इसको मैं उठा के इस कोड को ऊपर ले जाता हूँ, फिर ये मसला हल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पहले वो कोड ट्राई कैच ब्लॉक में लिखा था, वो वेरिएबल्स जो थे या वो ऑब्जेक्ट्स जो थे वो सिर्फ इसी ब्लॉक के अंदर अवेलेबल थे, नीचे अवेलेबल नहीं थे, इसलिए वो आपको एरर दे रहा था, ठीक है। तो हमने डाटा को राइट किया, अब इसी तरह से आप इस डाटा को रीड कर सकते हैं, ठीक है। रीड करने के लिए चलो मैं यहाँ पे एक बटन और बना लेता हूँ। ये जो है डाटा को रीड करेगा, तो उसका नाम शायद मैं चेंज नहीं करेगा, स्कोप का। हमें उसके साथ ट्राई कैच ब्लॉक चाहिए, हमें कुछ स्ट्रीम्स चाहिए, चलो मैं उसको दोबारा से लिख ही लेता हूँ, फॉलो पेस्ट करता हूँ। सबसे पहले मुझे चाहिए फाइल स्ट्रीम। डाटा आपने राइट करना था तो उसके लिए भी फाइल स्ट्रीम चाहिए, डाटा आपने रीड करना है तो उसके लिए भी आपको एक फाइल स्ट्रीम चाहिए होगी। तो यहाँ पे मैं एक फाइल स्ट्रीम बना रहा हूँ, उसका नाम मैंने रखा फाइल स्ट्रीम fs, कोई भी नाम हो सकता है, इक्वल्स टू न्यू फाइल स्ट्रीम, और यहाँ पर हम उसी तरह से फाइल का वही नाम दे रहे हैं जिसके अंदर मैंने डाटा राइट किया है ना, वहीं से मुझे डाटा रीड करना है। क्योंकि अभी तो मैंने एप्लीकेशन को क्लोज किया और डी ड्राइव में जाके आपको दिखाया कि भाई देखो उसके अंदर डाटा राइट हो गया। अब मैं वहीं से अपनी एप्लीकेशन में ही डाटा को जो है वो फैच करना चाह रहा हूँ या रीड करना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैंने उसी फाइल का को उठा लिया मैंने। और अब मैं उसका मोड दूंगा, तो फाइल मोड यहाँ पे अब आपने जो देना है फाइल मोड डॉट, अब आप ओपन मोड देंगे क्योंकि आपको फाइल को ओपन करना है। अब आपने फाइल के अंदर को क्रिएट नहीं करना, अब आपने फाइल को ओपन करना है, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। फाइल स्ट्रीम ठीक है। तो हमने फाइल स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऊपर हमने राइट करने के लिए क्या लिया था, स्ट्रीम राइटर। अब हमने रीड करना है तो हमें क्या लेना चाहिए, स्ट्रीम रीडर। स्ट्रीम रीडर sr इक्वल्स टू न्यू स्ट्रीम रीडर, और इस रीडर को हमने कनेक्ट कर देना उसी fs के साथ, ठीक है, फाइल स्ट्रीम के साथ। अब देखो वही हो गया कि हमारी एप्लीकेशन इस रीडर के साथ कनेक्ट होगी, ये रीडर इस फाइल स्ट्रीम के साथ कनेक्ट है, और ये फाइल स्ट्रीम इस फाइल के साथ कनेक्ट है। अब आप ये जो आपके पास
एस आर का ऑब्जेक्ट बनाया स्ट्रीम रीडर का, इसके अंदर एक मेथड होता है रीड का, ये मेथड आप कॉल कर सकते हैं। ये मेथड एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, इंटीजर वैल्यू, और इंटीजर वैल्यू जो है वो उसका बेसिकली कोड होगा, जैसे आस्की कोड या यूनिकोड होगा, वो कोड रिटर्न करेगा। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आप सारा डाटा रीड करें एट द टिल द एंड ऑफ फाइल। तो उसके लिए अब हम यहाँ पे एक लूप लगा देंगे। ठीक है, और लूप लगाने के लिए मैं यहाँ पर एक वाइल की लूप में यूज़ कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ वाइल एस आर डॉट, जैसे रीड का मेथड है ना, ऐसे ही एक पीक का मेथड भी है। पीक और रीड में थोड़ा सा फर्क है। पीक ने भी डाटा को रीड करना है, रीड ने भी रीड करना है, लेकिन रीड ने उस डाटा को रीड करने के बाद, उस कैरेक्टर को रीड करने के बाद उसको कंज्यूम कर लेना है और नेक्स्ट कैरेक्टर पर चले जाना है। पीक ने डाटा को रीड तो करना है लेकिन नेक्स्ट पर नहीं जाना, तो कंज्यूम नहीं करना। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। हम ये वहाँ तक उस लूप को चलाना चाहते हैं कि जब तक उसको कोई डाटा मिल रहा है। तो ये पीक मेथड है, हम पीक को यूज़ करते हैं, पीक ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि जब तक हमें कोड जो मिले वो कोड अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, उस वक्त तक ये लूप चलाता रहा। ठीक है, और ये लूप चलाने के बाद अब मैं यहाँ पे चलो एक कैरेक्टर वेरिएबल ले लेते हैं। एक कैरेक्टर रीड करेंगे, लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि वो रीड का मतलब आपको एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। तो हम क्या काम करेंगे, हमने रीड तो करना है, और वो जो रीड करेगा वो करेगा इंटीजर रिटर्न करेगा। ये मेथड आपको, ये देखो, ये रीड मेथड एक इंट रिटर्न कर रहा है। अब ये जो इंटीजर रिटर्न होगा, हमने क्या काम करना है, उस इंटीजर, अभी ये फिलहाल अगर आप ऐसे चलाएंगे तो एरर देगा। अभी वो जो इंटीजर रिटर्न होगा, हम उसको टाइप कास्ट करते हैं कैरेक्टर। हमने उसकी टाइप कास्टिंग कर ली कैरेक्टर में, और फिर हमने कैरेक्टर वेरिएबल को असाइन करा दिया, क्योंकि इस रीड ने इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर दिया। अब उसके अंदर डाटा था काफ़ी सारा, मैं इतने सारे डाटा की जगह पर मैं डाटा थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं दिस लेक्चर तक मैंने उसको कर लिया। और अब मैं ये जो कैरेक्टर हमने रीड किया है उसको हम मैसेज बॉक्स पे शो करा रहे हैं। मैसेज बॉक्स पे स्ट्रिंग शो होती है, कैरेक्टर शो नहीं होता या इंटीजर शो नहीं होता। तो हमें यहाँ पर कन्वर्ट की क्लास यूज करनी होगी। तो स्ट्रिंग, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो ch को। अभी यहाँ पे भी हमने इनको क्लोज वगैरह नहीं किया, तो बेहतर ये है कि उसको ट्राई कैच ब्लॉक में भी लगाओ, तो क्लोज भी करो और सारे काम आप करो। मैं एक दफ़ा इस पर क्लिक करता हूँ ताकि मेरी फाइल जो है वो ओवरराइट हो, और वो पहले डाटा ज़्यादा लिखा होगा, डाटा थोड़ा सा हो जाए। दिस इज तक मेरे ख्याल से मैंने छोड़ दिया था। अब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो देखो उसने एक कैरेक्टर उसने रिट्रीव किया, दूसरा स्पेस LEC दिस लेक्चर, और मेरे ख्याल से ये तो लिख दिया। ठीक है, हमने कैरेक्टर बाय कैरेक्टर वहाँ से डाटा को रीड किया। अब जब आप कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड कर लेते हैं ना, तो फिर आगे अब आप इसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, कोई भी काम बहुत इजीली किया जा सकता है। ऐसे अगर आपको ये कह दिया जाए कि भाई आपने एक फाइल रीड करनी है और उस फाइल में से आपने अपर केस लेटर्स, लोअर केस लेटर्स, कोई डिजिट्स, स्पेशल सिंबल्स, स्पेसेस, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ लाइंस, जब आपने एक कैरेक्टर रिट्रीव कर लिया, अब आप उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं। अब आपने जस्ट एक इफ एल्स कंडीशन जो है वो यहाँ पर लगानी होगी। जैसे अब आप यहाँ पे लगा लें, मैं कहता हूँ इफ ch ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कैपिटल A एंड ch लेस देन और इक्वल्स टू कैपिटल Z, देन इट मीन्स कि वो कैपिटल लेटर होगा, उसको काउंट कर लो या कुछ भी कर लो। ठीक है, तो मसला ये हमने डाटा को रीड एंड राइट किया टेक्स्ट फॉर्मेट में। अब हम इसी तरह से बाइनरी फॉर्मेट के अंदर डाटा को रीड राइट करते हैं। अब इसका कोड हम ज़रा जल्दी जल्दी कर लेंगे, क्योंकि बेसिक जो था वो हमने सारा कुछ समझ लिया। देखो समटाइम ऐसा होता है ना कि आपकी हर फाइल टेक्स्ट फाइल नहीं होती,
समटाइम कुछ फाइल्स बाइनरी में आ जाती है, जैसे आपने सपोज कोई इमेज है, अब वो इमेज आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में तो नहीं है ना, उसके अंदर आपके आस्की कोड्स तो नहीं होंगे ना, या आपकी किसी और फॉर्मेट की फाइल है, PDF है, सॉन्ग फाइल है, वीडियो क्लिप है, तो वहाँ पर फिर इस तरह की फाइल्स में रीडिंग राइटिंग के लिए हम जो है बाइनरी रीडर और बाइनरी राइटर उनको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब हम यही काम करने लगे। यहाँ पर हम एक फाइल क्रिएट करेंगे, यहाँ पर भी हमें उसी तरह से एक फाइल स्ट्रीम चाहिए। ठीक है, तो अब जल्दी जल्दी मैं काम करता हूँ, फाइल स्ट्रीम ले लेते हैं हम। फाइल स्ट्रीम fs इक्वल्स टू न्यू फाइल स्ट्रीम, और मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल स्ट्रीम बना रहा हूँ, उसका नाम, उसका पाथ में दे रहा हूँ t:// binary test .txt, और इसके भी फिर आगे मोड हो जाएंगे, फाइल मोड, और उसी तरह से आप फॉर क्रिएट या क्रिएट न्यू को जो है आप यूज़ कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पर लेना है जी बाइनरी रीडर एंड बाइनरी राइटर। बाइनरी राइटर हम ले लेंगे bw इक्वल्स टू न्यू बाइनरी राइटर, उसको हम कनेक्ट कर देते हैं जी। नहीं, बाइनरी स्ट्रीम की क्लास नहीं है, बाइनरी स्ट्रीम नहीं है। अच्छा, हमने एक बाइनरी राइटर लिया और इसी तरह से अब आप उसका मेथड यूज़ कर सकते हैं, राइट मेथड है, और यहाँ पे आप जो कुछ भी देंगे वो उसको बाइनरी फॉर्मेट में जो है वो राइट कर देंगे। और उसके बाद फिर आपने उनको क्लोज वगैरह कर लेना और वो सारा काम करना। और लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्लश करना ना भूलें, और उसके बाद क्लोज मेथड, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है आगे अगर सपोज हम इस बटन के ऊपर रीडिंग का काम करना चाह रहे हैं तो हम रीड कर लेते हैं। फाइल स्ट्रीम चाहिए हमें, fs इक्वल्स टू न्यू फाइल स्ट्रीम, उसी फाइल के साथ हम कनेक्ट करते हैं जो फाइल हमारी बाइनरी वाली बनेगी। और अब हम फाइल मोड रखेंगे तो ओपन, राइटर लिया था, अब हम रीडर ले लेंगे। vr इक्वल्स टू न्यू बाइनरी रीडर, और इसको हम कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर भी आप हम वही काम करेंगे, जो हमारे पास br है इसका भी पीक मेथड आएगा। ठीक है सर, पीक 4 है, पीक 4 बिल्कुल सेम वही पर्पस, पीक 4 और आगे रीड, या ये वाला रीड मेथड भी आपको एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब ये मैं आपको कंप्लीट करा नहीं रहा हूँ, जितना काम जितना पहले हमने किया वो उसी को यूज़ करते हुए बिल्कुल सेम उसी पैटर्न के ऊपर आप ये काम कर रहे हैं। ठीक हो गया, चलो ये रीडिंग राइटिंग होगी फाइल में। अब हम देखते हैं अपना दूसरा काम, एक और बड़ा इम्पोर्टेंट काम, वो है हमारे पास ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन। आप लोगों ने ये तो नहीं पहले पढ़ी है, सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन, ये आप फोर्थ में जाके आपका कोर्स आएगा एडवांस ग्रुप का, एडवांस ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग कोर्स में, वहाँ पर ये सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन आप जावा में करेंगे। अभी फिलहाल हम इसको C# में देखेंगे। अब ये होता क्या है, आप लोगों ने पहले ऑब्जेक्ट्स तो बनाए हुए होंगे, क्लासेस बनाते हैं, क्लासेस के साथ आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, आप ऑब्जेक्ट्स को डाटा वगैरह वैल्यूज जो है वो आप असाइन कर देते हैं। ठीक है, अब जो ऑब्जेक्ट के अंदर दो बड़े मेन इंपॉर्टेंट उसके कंपोनेंट्स होते हैं, वो क्या क्या होते हैं भला? आप जो भी वो क्लास बनाते हैं, क्लास के अंदर दो बड़ी मेन इंपॉर्टेंट चीजें रखते हैं, वो क्या होता है?
अच्छा और क्लास का नेम उस क्लास के अंदर तो नहीं होता, वो तो उसका कंपोनेंट तो नहीं है। क्लास के दो बेसिक मेजर इंग्रेडिएंट्स या ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, एक उसका डाटा होता है, डाटा मेंबर्स जिसको आप कह सकते हैं, और दूसरे होते हैं उसके मेथड्स। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं, डाटा और उसके मेथड्स। समटाइम ये होता है कि हमें ये ज़रूरत होती है कि जो आपने कोई अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो उस ऑब्जेक्ट का जो डाटा है उस डाटा को आप कहीं पर स्टोर कर दो, अपनी हार्ड वगैरह पे या नेटवर्क पर भेज दो। अब हमें वहाँ पर उस ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करना होगा, ऑब्जेक्ट के डाटा को सीरियलाइज करना होगा। यानी आप दूसरे बात में कह लो कि जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है ना, उस ऑब्जेक्ट को आपने सेव करना, ये सीरियलाइजेशन। और जो सेव शुदा आपका ऑब्जेक्ट है जिसको आप ऑलरेडी सेव कर चुके हैं, उसको वहाँ से उठाकर उसके डाटा को रीड करना, तो उसके लिए आपको डी सीरियलाइजेशन करना होगा। ठीक है, सीरियलाइजेशन एंड डी सीरियलाइजेशन। तो मैं यहाँ पे सीधा से दो बटन बना लेता हूँ, एक बटन सीरियलाइजेशन के लिए और दूसरा बटन जो है वो डी सीरियलाइजेशन आपको करके दिखा देता हूँ। जी बोल मैं रहा हूँ, प्याज आपके लग रही है, देखने में आपको गलत नहीं, बस है मैं ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर ये जो बटन मैंने लगाया, ये पहला बटन है हमारे पास, इसका हम टेक्स्ट कर रहे हैं सेव ऑब्जेक्ट मीन्स सीरियलाइजेशन, और इसको हम करा लेते हैं जी रीड ऑब्जेक्ट मतलब डी सीरियलाइजेशन। इसका नाम जो है वो हम कर देते हैं BGN। इसका नाम कर देते हैं BGN। अब हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक क्लास इंक्लूड करते हैं, एक नई क्लास बनाते हैं। इसमें अगर आपने अपनी कोई क्लास बनानी हो तो आप सोल्यूशन एक्सप्लोरर में आएंगे, सोल्यूशन एक्सप्लोरर में आने के बाद अपने प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद इधर से ऐड में आ जाएंगे। ऐड में आने के बाद यहाँ से आप एक क्लास ऐड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। पहले हमने फॉर्म्स वगैरह ऐड किए थे, हम एक क्लास ऐड करें, सिर्फ सिंपल क्लास। इसका नाम मैं रखता हूँ फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट। एक स्टूडेंट क्लास जो है ये हमारे पास बन गई। अब ये क्लास है जो हमने सेपरेटली बना ली है। इस क्लास के अंदर हम कुछ इसके डाटा मेंबर्स रखें, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का कोई रोल नंबर होगा, कोई मार्क्स होंगे उसके, ठीक है, और स्टूडेंट का कोई नेम होगा तो हम स्ट्रिंग में ले लेते हैं। चलो बस 3 चीज़ें काफ़ी। अब मैं इस क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, ठीक है। इसका कंस्ट्रक्टर कैसे बनेगा, उसे कोड करवाएं, मुझे कोड लिखना है इसका। आप सोचो नहीं, पीछे बैठा नजर नहीं आ रहा, मौके से फायदा उठा। हाँ जी, कंस्ट्रक्टर बताएं सर कैसे बनेगा। इतनी तवील खामोशी में मैंने भी क्या पूछ लिया मैंने आपको है। कंस्ट्रक्टर भूल गए, सेकंड सेमेस्टर में पता नहीं कितने कंस्ट्रक्टर बनाए होंगे और क्या कुछ किया होगा, बहुत शॉर्ट में भी है। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हम पब्लिक कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद स्टूडेंट, क्योंकि कंस्ट्रक्टर जो है होता क्या है, कंस्ट्रक्टर याद है किसी को? कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन कितने मार्क्स से रूट में है?
क्योंकि ये तो याद होगा ना 60s की रेंज में, 70s में, 80s में या 90s में, 70s की रेंज में आपके फिर भी 50 इसका क्या मतलब है? कम ऐसे आते ही नहीं होगा है आप कितने से 70s में? अच्छे नंबर। चलो कल कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन वगैरह भी देख के आना, टेस्ट करिए, ठीक है? नहीं ये कुछ नहीं, कुछ ज़रूरी नहीं है, आप नहीं भी लिखेंगे तो ज़्यादा इशू नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत जो मेन है, जैसे अब अगर आप फाइल्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप आईओ वाली लाजमी लिखें, बाकी ऊपर नहीं भी लिख रहे तो खैर है, ठीक है। बस तो आप पेज के ऊपर करोगे ना जैसे एग्जाम में। हाँ बस वो लिख देता। अच्छा देखो अब मैं कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, या मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, इसको मैं इंटीजर एक आर पास कर रहा हूँ और एक इंटीजर के अंदर मैं उसको मार्क्स पास कर रहा हूँ और एक स्ट्रिंग के अंदर मैं उसको नेम पास कर रहा हूँ। और अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो रोल नंबर की वैल्यू है वो आर को मिल जाए और एम मार्क्स को जो है वो एम की वैल्यू मिल जाए और नेम को जो है वो एन की वैल्यू मिल जाए। ठीक हो गया? ये मैंने एक सिंपल सा कंस्ट्रक्टर बनाया जी अपनी क्लास में, और यहीं पर मैं एक मेथड और बना देता हूँ, और वो मेथड क्या काम करेगा? वो मेथड बस सिर्फ काम ये करेगा कि इस ऑब्जेक्ट के जो डाटा मेंबर्स हैं उनके डाटा को डिस्प्ले कर देगा। उसको मैं नाम रखता हूँ पब्लिक वॉइड शो डाटा मेथड, और इसने बस सिर्फ प्रिंट करा देना। तो मैं यहाँ प्रिंट कराने के लिए एक मैसेज बॉक्स लगा देता हूँ। तो यहाँ पे मैसेज बॉक्स जो है उसकी क्लास अवेलेबल नहीं है क्योंकि बेसिकली उसकी नेम स्पेस ऊपर नहीं आ रही, तो यहाँ पर हम उसकी नेम स्पेस ऊपर इंक्लूड कराते हैं यूजिंग सिस्टम डॉट विंडोज डॉट फॉर्म्स। मैसेज बॉक्स के लिए आप ये नेम स्पेस ऊपर इंक्लूड करा देंगे। यहाँ पर मैं मैसेज बॉक्स लगा रहा हूँ, मैसेज बॉक्स डॉट शो, और यहाँ पे हम कर लेते हैं कि रोल नंबर इक्वल्स टू कंकैटिनेट कर लेते हैं रोल नंबर के साथ, और आगे हम इसको कंकैटिनेट, या न्यू लाइन पे अगर जाना हो तो उसके लिए हमने क्या देखा था, बताया था ना मैंने? हाँ बताया मैंने आपको, न्यू लाइन पे जाना होगा इन्वायरमेंट डॉट न्यू लाइन। अच्छा उसके बाद फिर हमें रोल नंबर के बाद उसका चलो नेम प्रिंट करा लेते हैं। नेम इक्वल्स टू, और आगे हम इसको कंकैटिनेट कर देते हैं नेम के वेरिएबल के साथ। फिर न्यू लाइन पर चले जाते हैं और फिर आगे हमसे मार्क्स काउंट कर देते हैं। मार्क्स इक्वल्स टू, और यहाँ पर हम कंकैटिनेट कर देते हैं मार्क्स के साथ। ठीक है, सिंपल सा मेथड जो उसके सिर्फ डाटा मेंबर्स को डिस्प्ले करा रहा है। कंकैटिनेशन यहाँ पर आनी है। चलो ठीक हो गया, सेव करो। हमने क्लास बनाई। उसके बाद अब आप आ जाएं अपने फॉर्म के ऊपर। ये फॉर्म जो है हमारा, इसमें मैंने सेव ऑब्जेक्ट का मैंने कोड करना है। यहाँ पर आप आएंगे और अच्छा हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो वहाँ पर रह गई उस क्लास के हवाले से। ये जो हमारी क्लास है, यहाँ पे एक हम नेम स्पेस और ऊपर यूज़ करेंगे यूजिंग सिस्टम डॉट रन टाइम डॉट सीरियलाइजेशन। देखो बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी क्लास सीरियलाइजेबल नहीं होगी, यानी कि अगर आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं तो उसके ऑब्जेक्ट को आप सेव नहीं कर सकते जब तक कि आप ये एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर ना करो कि ये वाली क्लास मेरी सीरियलाइजेबल होगी। जब कोई क्लास आप सीरियलाइजेबल डिक्लेयर करेंगे तो फिर उस क्लास का जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा उसको आप सेव करवा सकते हैं। हर क्लास का ऑब्जेक्ट सेव नहीं होगा, ठीक है? उसके लिए अब आपने तो मैंने नेम स्पेस ऊपर इंक्लूड करवा दी सीरियलाइजेशन की, और यहाँ पर आप सीरियलाइजेबल आप अपनी क्लास को डिक्लेयर करेंगे जी। अब इससे जो आपका जो रन टाइम एनवायरनमेंट है
उससे अब ये उसको ये पता लग जाएगा कि ये जो आपकी क्लास है ये सीरियलाइजेबल है, इसके बने हुए ऑब्जेक्ट को आप हार्ड डिस्क में सेव कर सकते हैं, वरना सेव नहीं होना था, वरना नॉर्मल जो है ऑब्जेक्ट हमारे सेव नहीं होते। अच्छा, इसकी सीरियलाइजेशन की आपको मैं एक बड़ी सिंपल सी एक एग्जांपल दूं कि जैसे अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई गेम वगैरह खेल रहे होते हैं और हमें जब बीच में उठ के जाना पड़ता है तो हम उसको गेम को ना हम वहीं पे सेव कर लेते हैं, उसकी स्टेट को सेव कर लेते हैं कि भाई आप कौन से लेवल पर हैं, आपका क्या स्कोर है, वो सारा कुछ वो बेसिकली आपका एक ऑब्जेक्ट बन के सेव हो जाता है, वो डाटाबेस में नहीं जाती वो चीज़। डेटाबेस में ये हो सकता है कि जो टॉप स्कोरर है भाई फला के इतना हाईएस्ट स्कोर है, फला का हाईएस्ट इतना स्कोर है, 10 लोगों के नाम आ रहे हैं, वो डेटाबेस में हो सकता है कि वो। लेकिन जब आपने एक गेम की स्टेट को सेव करना है, गेम की स्टेट को, फिर आप इस लेवल के ऊपर हैं, आपके इतने मार्क्स हैं, आपकी इतनी लाइफ्स पड़ी हुई हैं अभी, वो जब आप सारा कुछ सेव करेंगे तो वो बेसिकली आपका ऑब्जेक्ट सीरियलाइज हो रहा है, डेटाबेस में आपकी गेम जाके नहीं सेव हो जाएगी। अब ही हमारे जो है ये क्लास सीरियलाइजेबल हो गई है और अब आप डिज़ाइन में आ जाते हैं। डिज़ाइन में आने के बाद यहाँ पर अब हम उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्टूडेंट क्लास का। अच्छा, मतलब सर मोबाइल में कोई फाइल बनती होगी क्या उसमें होगा? क्या मतलब? यानी कि मोबाइल में गेम देख रहा हूँ, हाँ हाँ, तो उसके सेव करनी है, हाँ हाँ, तो कैसे, यानी कि वो उसका एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ऑब्जेक्ट भी एक फाइल ही होगी ना, एक फाइल के अंदर जाकर ऑब्जेक्ट सेव हो जाएगा। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट की एक फाइल बन जाएगी, उसके अंदर आपका सारा वो स्टेट और सारा डाटा आपका जो भी करंट स्टेट होगी वो जाके उसके अंदर सेव हो जाएगी। और जब आप बाद में वहीं से उसको रिज्यूम करेंगे तो वो उसी को उठा के डीसीरियलाइज करेगा, उसी को उठा के वहीं से तमाम स्टेट्स की वैल्यूज वहीं से उठा लेगा और वहीं से गेम हमारी जो शुरू हो जाएगी। ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, स्टूडेंट s1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, और यहाँ पर मैंने स्टूडेंट क्लास के अंदर मैंने रोल नंबर, मार्क्स और मैंने नेम उसका लिया था, वो मैं तीनों चीज़ें यहाँ पे उसको पास करता हूँ। जैसे रोल नंबर मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल 110, उसके बाद आगे मुझे क्या देना था, मार्क्स, मार्क्स सपोज मैंने रख लिया उसके 550, और फिर आगे मैं उसका नाम दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल नेम है उसका अली, नाम है जी उसका अली। ये हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसकी ये स्टेट्स हैं, ये उसकी वैल्यूज हैं। अब हमने इस ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज कराना है, लेकिन सीरियलाइज कराने से पहले फिर आपको दो एक चीज़ें ऊपर नेम स्पेसेस चाहिए होंगी। एक तो आपको वही आईओ वाली नेम स्पेस चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करने के लिए आपको फाइल स्ट्रीम चाहिए। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ यूजिंग सिस्टम डॉट आईओ, और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट नेम स्पेस आपको यहाँ पे चाहिए होगी, यूजिंग सिस्टम डॉट रन टाइम डॉट सीरियलाइजेशन डॉट फॉर्मेटर्स। ठीक है, इसे इसको हमने क्यों लिया है नीचे वाले को, ऊपर वाले को तो थोड़ा मतलब क्लियर हो गया, ये मैं इसका मकसद अभी आपको बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर अब मैं एक फाइल स्ट्रीम बना रहा हूँ, फाइल स्ट्रीम fs इक्वल्स टू न्यू फाइल स्ट्रीम, और यहाँ पे मैं उसका पाथ दे रहा हूँ g:// बेस्ट obj सीरियलाइजेशन के लिए सर मैंने लिख दिया। आगे आप इसको किसी भी फॉर्मेट में ले लो, चलो मैं इसको txt कर लूँगा, लेकिन txt आपके लिए रीडेबल तो नहीं होगा, लेकिन चलो खैर बाहर नज़र आ जाएगी फाइल बनी हुई। और इसको हमने किस मोड में ओपन करना है, फाइल मोड, ठीक है। अब आपने डाटा उसके अंदर राइट करना है। डाटा राइट करने के लिए ना, यानी कि ऑब्जेक्ट को सेव करने के दो मेथड बेसिकली होते हैं। एक होता है हमारे पास बाइनरी फॉर्मेटर होता है, और एक सोप मेथड होता है। तो हम यहाँ पर बाइनरी फॉर्मेटर को हम यूज़ करेंगे, क्योंकि उसने बेसिकली आपके जो कोर्स आउटलाइन है उसके अंदर ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ कि दोनों करने हैं, कोई एक करना है। तो हम यहाँ पे बाइनरी फॉर्मेटर को यूज़ करते हैं। फॉर्मेटर्स हैं हमारे पास, और बाइनरी फॉर्मेटर होता है हमारे पास, लेकिन यूज़ इसको भी
फॉर्मेटर्स डॉट बाइनरी। ठीक है, अब ये बाइनरी फॉर्मेटर जो है वो आपको मिल गया। बाइनरी फॉर्मेटर, वो ऊपर एक नेम स्पेस हमारी रह गई थी एक्चुअली। तो बाइनरी फॉर्मेटर, इसका मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, bf इक्वल्स टू न्यू बाइनरी फॉर्मेटर, और इसको आप एम्प्टी पैरेंथेसिस के साथ क्रिएट करें। अब ये जो बाइनरी फॉर्मेटर का जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज कर सकता है। इसका मेथड है सीरियलाइज, ये देखो सीरियलाइज मेथड आ गया। फिर सीरियलाइज करना है हमने इसको यूज करते हुए। कहाँ सीरियलाइज करना है और किस ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करना है, अब ये दो बातें आपको बतानी होंगी। ठीक है, तो इसका कंस्ट्रक्टर है, जैसे यही वाला कंस्ट्रक्टर हाँ हम यूज कर लेंगे कि पहले तो आपने स्ट्रीम बतानी है, तो वो स्ट्रीम है हमारे पास fs, और कौन से ऑब्जेक्ट को राइट करना है, s1। ये ऑब्जेक्ट है हमारा, इस ऑब्जेक्ट को ले जाकर राइट कर दो। ठीक, अब उस बात के ऊपर हमारा ये ऑब्जेक्ट राइट हो जाएगा, और उसके बाद हम क्या काम करेंगे, इसका फ्लश मेथड नहीं है, इसका फ्लश मेथड में खास और करने की ठीक है, इसका फ्लश मेथड है ही नहीं। जो हमारे पास है फाइल स्ट्रीम, उसको हम फ्लश करेंगे fs.flush, बाकी इनको हम इस तरह से क्लोज कर देंगे। मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसका ये डाटा रखा, और डाटा रखने के बाद मैंने उस ऑब्जेक्ट को सेव करवा दिया डी में बेस्ट ऑब्जेक्ट सर के नाम से .txt सीरियलाइजेशन। एप्लीकेशन को रन करें, हम क्लिक करें, ऑब्जेक्ट हमारा सीरियलाइज हो गया होगा। वो मैसेजेस साथ शो कराने के लिए तो मैसेज बॉक्स साथ लगाया जा सकता है। मैंने नाम रखा था बेस्ट ऑब्जेक्ट, तो हम डी में जाते हैं और ये हमारे पास एक क्रिएट हो गया, एक फाइल क्रिएट हो गई। इसको अगर आप ओपन करेंगे तो अभी आपको शायद कुछ समझ नहीं आएगी, इसमें से कुछ उसने कुछ अपनी वर्डिंग में भी कुछ डाटा लिखा हुआ, कुछ शायद आपको समझ में आ जाए, जैसे रोल मार्क्स नेम, लेकिन आगे अली कुछ समझ आ रहा है, लेकिन बाकी सारा कुछ आप उसको नहीं समझ पा रहे। ये बेसिकली हमारा पूरा ऑब्जेक्ट की स्टेट सेव होगी। ऑब्जेक्ट की स्टेट का क्या मतलब है कि उसका जो उसके डाटा मेंबर्स जो थे वो जाके सेव हो। जब आप गेम खेल रहे थे तो वहाँ पे भी आपके जो डाटा मेंबर्स होते हैं कि भी आप कौन से लेवल पर हैं, कितनी लाइव्स आपकी पड़ी हुई हैं, ये आपके बेसिकली उसके डाटा मेंबर्स की वैल्यूज होती हैं जो ले जाके वहाँ पर वो किसी फाइल के अंदर स्टोर कर देते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हमारा सीरियलाइज हो गया है। अब हमने इसी ऑब्जेक्ट को डीसीरियलाइज किया। डीसीरियलाइज करने के लिए ये मैंने एक मैंने बटन बनाया हुआ था। तो अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, एक तो मुझे फाइल स्ट्रीम चाहिए उसी तरह से, और इसको मैं इक्वल्स टू न्यू फाइल स्ट्रीम, और आगे मैं इसी के साथ उसको लिंक कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पे मैंने सीरियलाइज कराया है ना, वहीं से मैंने उसे उठा के डीसीरियलाइज करना है। मैंने यानी कि उसके डाटा को रीड करना है, उसके डाटा को यूज करना है। फाइल मोड, आप लोग अटेंटिव क्यों बैठे हुए यार, क्या रीजन है? अगर बस वीडियो मिल जाएगी घर जाके देख लेंगे आराम से, है ना? नहीं देख रहे, ये भी देखना, क्या देख रहे हैं? वो तो कल की तो कल देखी जाएगी। अच्छा चलो खैर, बहरहाल वैसे जब मैं वीडियो बना रहा होता हूँ लेक्चर के अंदर, और स्टूडेंट्स अगर ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहे होते हैं, होता क्या काम करना, मैं वीडियो स्टॉप करके ना डिलीट कर देता हूँ। ये सलाह मिलती है उसको। अच्छा, अब मैंने एक स्ट्रीम के साथ मैंने उसको जहाँ पर मैंने अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, मैंने उसके साथ एक स्ट्रीम को कनेक्ट किया,
और स्ट्रिंग को कनेक्ट करने के बाद अब मैं उसी तरह से एक बाइनरी फॉर्मेटर को जो है वो मैं यूज़ करूँगा। बाइनरी फॉर्मेटर का मैं ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, उसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, उसके अंदर में चेंज की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यही बाइनरी फॉर्मेटर जो है इसका एक मेथड होगा डी सीरियलाइज। इससे डी सीरियलाइज करना। अच्छा, ये जो डी सीरियलाइज का मेथड है, अगर आप इनको थोड़ा सा गौर से देखा करें इन चीज़ों को, तो ये डी सीरियलाइज का जो मेथड है ये एक आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। ऑब्जेक्ट टाइप का ऑब्जेक्ट। अभी बात में शायद आपको समझ में आएगी। बेसिकली एक ऑब्जेक्ट क्लास होती है हमारे पास। आपकी जितनी भी क्लासेस होती हैं वो सब की सब ऑब्जेक्ट क्लास से इम्प्लिसिटली इनहेरिटेड होती हैं, उससे ड्राइव होती हैं। अब इसने रीड तो कर देना है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट ही रीड हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मैं एक उसको स्ट्रीम दे देता हूँ, कहाँ से रीड करना है जी, एफएस से रीड करना है, उसे रीड कर देना है। लेकिन रीड करके उसने एक ऑब्जेक्ट टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करना, स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं करना। अब हमें उसको टाइप कास्ट करना होगा, स्टूडेंट टाइप कास्टिंग करनी है, क्योंकि वहां से जो ऑब्जेक्ट आ रहा है ना वो स्टूडेंट टाइप का नहीं है, वो ऑब्जेक्ट टाइप का। हम इसको टाइप कास्ट कर लेंगे क्योंकि हमारे पास जो क्लास है वो स्टूडेंट ही क्लास है। स्टूडेंट में मैं उसको टाइप कास्ट कर रहा हूँ, तो वहां से रीड करो और रीड करने के बाद उसको स्टूडेंट में टाइप कास्ट करो, और टाइप कास्ट करने के बाद मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट का एक वेरिएबल ले लेता हूँ। स्टूडेंट फॉर एग्जांपल उसका नाम मैंने रख लिया न्यू एसटीडी। ये मैंने एक वेरिएबल बनाया है, वहां से वो जो ऑब्जेक्ट रीड करेगा उसको स्टूडेंट में टाइप कास्ट करेगा और इस वेरिएबल को असाइन कर देगा। मैंने नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाया बल्कि उसी ऑब्जेक्ट को मैंने रिट्रीव किया और उसको स्टूडेंट में कन्वर्ट करके एक वेरिएबल को असाइन करा दिया। अब क्योंकि ये भी जो रिट्रीव हो रहा है ये आपके पास एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट रिट्रीव हो रहा है, इसलिए ये जो न्यू एसटीडी है इसके साथ डॉट शो डाटा वाला मेथड आपको अवेलेबल है। ये देखो जो मैंने उस क्लास के अंदर बनाया, शो डाटा, जो क्या काम करेगा, उसकी वैल्यूज को डिस्प्ले करेगा। और वो वैल्यूज कौन सी डिस्प्ले करेगा, जो वैल्यूज मैंने ये रखी थी, यही जाके सेव हुई है ना। तो मैं इसको रन कर रहा हूं। ऑब्जेक्ट सीरियलाइज हम कर चुके थे, दोबारा भी कर लेंगे तो कोई इश्यू नहीं है, सीरियलाइज हो गया हमारा। अब मैं जब उस पर क्लिक करूंगा तो वो ऑब्जेक्ट को डी सीरियलाइज करेगा, उसके डाटा को रीड करेगा और उसके डाटा को आई थिंक कोई एक्सेप्शन आ रहा है, एक्सेप्शन आ गया जी। एडिशनल इंफॉर्मेशन द प्रोसेस कैन नॉट बी एक्सेस। अच्छा, वो फाइल वो कहता है कि ऑलरेडी ओपन है, हमने आई थिंक उसको इधर से क्लोज नहीं किया। चलो दोबारा से इसको रन करते हैं, डीसीरियलाइज करते हैं। डीसीरियलाइज में टाइम हो जाना चाहिए था। तो देखो जब हमने उसको डीसीरियलाइज किया तो वही डाटा जो हमने पहले स्टोर किया था वही उसने शो करा। ऑब्जेक्ट उसने पूरा स्टोर किया, तो उसने उसको सीरियलाइज कहते हैं। उसके बाद उसी ऑब्जेक्ट को उसने रिट्रीव किया, उसको डीसीरियलाइज किया और उसको आपको डाटा को जो है डिस्प्ले करा दिया। यानी कि ये बेसिकली उस ऑब्जेक्ट की स्टेट्स है, ये उसके डाटा मेंबर्स की वैल्यूज। तो ये हमारे पास सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन जो है ये कहलाएगी, और ये भी उसने आपको उसमें ऑप्शन में दी हुई थी। ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है ये हमारा सीरियलाइज हुआ था। ये बेसिकली इस फॉर्मेट में इसलिए है और टेक्स्ट फॉर्मेट में इसलिए नहीं है क्योंकि हमने इन ऑब्जेक्ट्स को रीड नहीं करना होता, हमने इनको डीसीरियलाइज नहीं करना। यानी कि आप इसको पढ़ के ओपन करके आपने नहीं पढ़ना इसको, हमारी एप्लीकेशन ने सीरियलाइज करना है और एप्लीकेशन ने ही डीसीरियलाइज करना है। हमारा काम तो रीड सीरियलाइज नहीं, हमारा काम यह है कि आपने ऑब्जेक्ट को सेव करना है और उसको रिट्रीव करना है, बस हमारा ये काम है। लेकिन क्योंकि हम इन चीज़ों को सीख रहे हैं इसलिए हमें पता होना चाहिए। और जैसे हमने पहले फाइल बनाई थी, वो फाइल हमारी ये जो मैंने बनाई थी ये हमारी टेक्स्ट फाइल बनी थी, वो रीडेबल फॉर्मेट में है, ये रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है क्योंकि एक तो हमने बाइनरी फॉर्मेटर को यूज़ किया,
वो बाइनरी फॉर्मेटर ने उसे अपने फॉर्मेट के अंदर उसको सेव करवाना है, उसको सीरियलाइज कैसे करना है और डीसीरियलाइज कैसे करना है, ये मैकेनिज्म उसको पता है। ठीक है जी, चलो आज का लेक्चर एंड। और